दोस्तों नमस्कार और आपका अपने YouTube चैनल जीके विद एमएस दिवाकर में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक भारतीय राजनीति का एक शानदार चैप्टर है और जो भारतीय संविधान है उसकी विशेषताओं के बारे में, जो मुख्य विशेषता हैं जिनमें से अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां उन पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वैसे काफी समय हो गया, थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो डालने में क्योंकि थोड़ा समय नहीं मिल पाया उस वजह से। तो देखते हैं भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषता है। तो आपको पता है कि भारतीय संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। एक तो यही आपकी मुख्य विशेषता होती है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान या संविधान है वो भारतीय संविधान है। और इसमें जो दोनों चीजों का मिश्रण है, यानी कि कठोर भी है और लचीला भी है, दोनों का सम्मिश्रण जो पाया जाता है वो हमारे भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। आपको पता है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी उस टाइम जिस समय संविधान निर्माण हुआ था, और 16 भाग थे। तो देखते हैं और जो संविधान की विशेषता है कि क्या क्या संविधान निर्माताओं ने जो विशेषताएं वो दर्ज की हैं या जो हमें देखने को मिलती हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि हमारा जो भारत है या भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक है ना। भारतीय संविधान में किसकी बात की कि हमारा जो ये व्यवस्था है वो कैसी गणतंत्रात्मक व्यवस्था। अब आपने ये तो देखा कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था पर है क्या है, किसको कहते हैं गणतंत्र, वो चीज समझना भी तो जरूरी है कि ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था कैसी होती है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे हम कि ये क्या होता है। तो देखो गणतंत्र, गणतंत्र है ना, यानी कि गण का प्रधान है ना। कौन? गण का प्रधान, यानी कि उस देश का प्रधान, आप ऐसा मान सकते हैं। यानी कि देश का प्रधान कैसा हो, ये प्रधान कैसा हो? निर्वाचित। कैसा हो? निर्वाचित। तो वो व्यवस्था गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहलाएगी। यानी कि गण का प्रधान, या इसे हम एक शब्द और बोल सकते हैं कि देश का या गण का संवैधानिक प्रधान है ना। यानी कि संविधान ने जिसको प्रधान माना है, संविधान में जिसको प्रधान माना है वो व्यक्ति है ना। देश का संवैधानिक प्रधान जो व्यक्ति होता है वो कैसा होना चाहिए? वो निर्वाचित है, तो उसी को हम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहते हैं। तो आप जानते हैं कि हमारा जो देश का संवैधानिक प्रधान है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। संवैधानिक प्रधान, संविधान ने किसको प्रधान माना है? राष्ट्रपति को माना है। तो राष्ट्रपति हमारा क्या मनोनीत है? कैसा है? निर्वाचित ही तो है। हाँ, निर्वाचित है, इसीलिए ये शब्द लिखा है कि कैसा होना चाहिए वो व्यक्ति? निर्वाचित होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगी? गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहलाएगी। अगर देखो, ये तो हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है। अगर ये संवैधानिक प्रधान निर्वाचित ना होकर के कैसा हो? अगर ये वंशानुगत हो, कैसा? वंशानुगत। मान के चलो अगर ये राष्ट्रपति कैसा हो? वंशानुगत हो। तो वंशानुगत होने पर उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? वो राजतंत्र कहलाएगी। ठीक है ना? क्या कहलाएगी? राजतंत्र कहलाएगी। ठीक है ना। आपने देखा होगा राजा महाराजा होते हैं, वो क्या होता है? राजतंत्र ही तो होता है। वो एक के बाद एक ऐसे ही बनते जाते हैं। ठीक है ना। तो वो राजतंत्र कहलाती है। ठीक है। तो हमारे यहाँ अब राजतंत्र तो है नहीं, पहले चलता था राजतंत्र, लेकिन अब नहीं है। दूसरी विशेषता देखते हैं। ठीक है ना, आगे चले। चलो साहब, दूसरी विशेषता है लोकतंत्रात्मक व्यवस्था। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, ये तो वैसे काफी कई बार पढ़ी होगी कि लोकतंत्र हमारा भारत एक सबसे बड़ा लोकतंत्र, और जब चुनाव होते हैं यानी आपके संसदीय चुनाव होते हैं या आपके कह सकते हैं जो एमपी वगैरह के चुनाव होते हैं, तो क्या कहते हैं? सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव, लोकतंत्र में चुनाव है ना। तो ये हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। लेकिन वह है कैसे? तो उस लोकतंत्र में भाग लेते हैं, कौन लेते हैं? हम लोकतंत्र में भाग लेते हैं, है ना। हम वोट डालते हैं कि नहीं डालते हैं? यानी आपके संसद के चुनाव होते हैं ना, लोकसभा है ना, संसद के में दो तरह से आ जाते हैं आपके, तो लोकसभा राज्यसभा के चुनाव। तो देखो यहाँ पर लोकतंत्रात्मक व्यवस्था कैसे है ना।
देखो, लोक माने जनता का तंत्र। आप सीधा सा अर्थ निकाल कर देखा करें कि लोकतंत्र यानी कि जनता का तंत्र। क्या ऐसा है? हाँ बिल्कुल, जनता का ही तंत्र बना हुआ है। इस तंत्र का मतलब सिस्टम, ढांचा जनता ने ही बनाया है। कैसे बनाया है? देखो, ये चुनावी प्रक्रिया होती है, उसी के आधार पर है। संविधान में जो विशेषता ये नहीं और जो अलग चीज हो, यानी संविधान में जो ये चीज कही गई है उसी के अकॉर्डिंग हमारे तो चुनाव होते हैं, वो संविधान के अकॉर्डिंग ही होते हैं चुनाव, जो जिस तरह से व्यवस्था बनाई गई है। तो जैसे लोकतंत्र है ना, तो जनता का तंत्र कैसे होता है भैया कि देखो, वैसे सीधी सी परिभाषा देखें तो एक परिभाषा दी गई है, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। तो हमारे यहां ऐसी व्यवस्था है कि नहीं है? बिल्कुल है। देखो, जनता, ये जनता है, ठीक है ना। हमारा भारत है, यानी कि क्या है? जनता, लोग हैं। तो लोगों में देखो जो शासन चलता है कैसे चलता है? हम जो लोग होते हैं हमारा क्या चुनते हैं? प्रतिनिधि चुनते हैं। अब ये जो प्रतिनिधि आता है ये कहां से? इस जनता में से तो आता है। ये प्रतिनिधि जो निकल के आता है इन्हीं में से तो आता है भाई। आपने एमएलए का चुनाव किया या एमपी का चुनाव किया या सरपंच का चुनाव किया, किसी का भी चुनाव किया है ना, मतलब वोट डाल करके, तो कहां से गया वो व्यक्ति? जैसे जनता में से ही तो किसी व्यक्ति को तो चुना, अपनों में से ही तो चुना। तो अपनों में से चुना, किसने चुना? अपनों ही ने चुना, यानी कि जनता में से चुना। किसने चुना? जनता ने ही चुना। अब ये जो हमारे द्वारा चुना गया प्रतिनिधि है, एमपी हो या एमएलए हो, है ना, कोई भी हो, है ना, जो हमने चुना है, ये फिर किसके लिए शासन करेगा भैया? जनता के लिए ही तो शासन करेगा। नियम कानून वगैरह जो भी सुविधा वगैरह जो कुछ देंगे वो जनता के लिए तो देंगे ही है। तो यही तो है लोकतंत्र, जनता के द्वारा, यानी ये जनता में से निकला, जनता ने ही चुना, जनता के लिए ही शासन कर रहा है। तो इसी को तो कहते हैं लोकतंत्र। क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहा जाता है। जो ये परिभाषा दी है, इस परिभाषा को बता दूं, अब्राहम लिंकन, है ना, याद रख सकते हैं। कौन है? अब्राहम लिंकन, ये परिभाषा दी है। तो ये लोकतंत्रात्मक व्यवस्था। इसके अलावा और तीसरी विशेषता पर और चर्चा करते हैं। तो देखो, तीसरी विशेषता एक है आपकी संसदात्मक व्यवस्था। संसदात्मक व्यवस्था, ठीक है। संसदात्मक व्यवस्था क्या है? चलो इसको भी तीसरी विशेषता, मुख्य विशेषताओं की बात करेंगे हम। संसदात्मक विशेषता, देखो कई बार क्वेश्चन यहां से निकलता है कि कार्यपालिका, यानी कि जब कार्यपालिका किसके प्रति? व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हो, है ना। उत्तरदायी का मतलब जवाबदेही हो, तो वो व्यवस्था क्या कहलाती है? संसदात्मक व्यवस्था कहलाती है, ठीक है ना। यानी कार्यपालिका यानी कि आपका मंत्री परिषद आ जाती है, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, ये किसके लिए? यानी कि लोकसभा राज्यसभा जो होते हैं उनके प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। ये नहीं कि मनमानी अपने हिसाब से काम करते रहे, कोई सुनने वाला या कोई टोकने वाला नहीं है या इनको हटाने वाला कोई नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, हमारे भारत में नहीं है ना, यानी कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति क्या होनी चाहिए? उत्तरदायी होनी चाहिए। तो वो कैसी व्यवस्था होगी? संसदीय व्यवस्था, या इसको हम एक और कह सकते हैं, यानी कि आपकी मंत्रिपरिषद, ठीक है ना। मंत्रिपरिषद आपके संसद के प्रति उत्तरदायी हो, ठीक है ना। इसके प्रति, संसद के प्रति उत्तरदायी हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? संसदीय व्यवस्था। इसको या हम ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा और बात करें, यहां एक और विशेषता होती है। एक तो ये विशेषता है संसदीय व्यवस्था की, और दूसरी विशेषता क्या है कि देखो हमारे देश का प्रधान व्यक्ति कौन है? यानी संवैधानिक प्रधान। चलो पहले संवैधानिक प्रधान की बात कर लेते हैं। संवैधानिक प्रधान कौन है हमारा? राष्ट्रपति होता है। कौन? राष्ट्रपति। और एक है आपका वास्तविक प्रधान। तो वास्तविक प्रधान कौन है?
आपको मालूम होना चाहिए। वास्तविक प्रधान आपका प्रधानमंत्री है, पीएम, ठीक है ना। अगर ये व्यक्ति कैसे होने चाहिए, ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, यानी कि एक ही व्यक्ति नहीं होना चाहिए, यानी कि जो संवैधानिक प्रधान है वही वास्तविक प्रधान है, अलग अलग व्यक्ति होने चाहिए। ये कैसे होना चाहिए, दोनों अलग अलग व्यक्ति होने चाहिए। ये नहीं है कैसा मोहन बना दिया वही राष्ट्रपति है, वही प्रधानमंत्री का काम देख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी ये दोनों व्यक्ति कैसे होना चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो वो क्या है, कौन सी व्यवस्था है, संसदात्मक व्यवस्था। तो भारतीय संविधान की विशेषता है ये, है कि नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ संवैधानिक प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति है कि नहीं। राष्ट्रपति हमारे वर्तमान रामनाथ कोविंद जी है। उसके बाद में वास्तविक प्रधान कौन है, वास्तविक प्रधानमंत्री हमारे भारत में, ठीक है ना। तो ये दो प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी है। तो दोनों व्यक्ति अलग अलग है ना, रामनाथ कोविंद और नरेंद्र मोदी, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। आज वर्तमान स्थिति को देखें तो ये ऐसे अलग होने चाहिए, तो वही व्यवस्था क्या कहलाएगी, संसदात्मक व्यवस्था कहलाएगी। अब इस संसदात्मक व्यवस्था अगर मान के चलो ये व्यक्ति दोनों, यानी ये दोनों राष्ट्रपति पीएम यानी कि वास्तविक प्रधान और संवैधानिक प्रधान, अगर ये दोनों एक हैं, ठीक है ना, अगर ये एक है तो ये व्यवस्था क्या कहलाएगी, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अध्यक्षात्मक शासन। ऐसी जो विशेषता देखने को मिलती है विश्व में, वो अमेरिका में देखने को मिलती है, ठीक है ना। कहाँ, अमेरिका में ये व्यवस्था है। कौन सी, अध्यक्षात्मक व्यवस्था। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों को काम एक ही व्यक्ति संभालता है, एक ही व्यक्ति मान के चलो आप, कौन, जो राष्ट्रपति होता है, ठीक है ना, वही करता है। तो इसलिए वहां नहीं है अमेरिका में कैसी व्यवस्था है, तो वहां अध्यक्षात्मक विशेषता, क्योंकि भारत में कैसी है, संसदात्मक व्यवस्था है। इसके अलावा एक और विशेषता देखते हैं, अगली जो विशेषता है, तो ये गणतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, संसदात्मक व्यवस्था हो गई। इसके बाद में अगली विशेषता और बात कर लेते हैं। अगली है आपकी, देखो मताधिकार दिया गया है, बिल्कुल दिया है। क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लें, क्वेश्चन निकल आता है यहाँ। इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना, कार्यपालिका व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी या मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाती है आपकी, यहां लोकसभा करना, लोकसभा के प्रति, है ना, किसके, लोकसभा के प्रति। हाँ, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। थोड़ा सा उसको अगर है तो करेक्ट देख लेना ना। हाँ, लोकसभा है, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इसमें से। अगला, वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार, ये भी एक विशेषता है भारतीय संविधान की, है कि नहीं, बिल्कुल है साहब। वयस्क मताधिकार की बात करें तो अब वर्तमान में मत देने का अधिकार कितने वर्ष का हो जाता है, यानी कि 18 वर्ष का होने पर उसको मताधिकार का अधिकार मिल जाता है, यानी मत देने का अधिकार मिल जाता है। अब की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन मूल संविधान, जब संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया था, क्या उसमें ये चीज थी 18 वर्ष वाली, क्या थी, नहीं थी। तो थोड़ा सा और चलते हैं कि अनुच्छेद 326 मताधिकार की बात कहता है, और इस अनुच्छेद, ये संविधान का मूल अनुच्छेद है, यानी कि कह सकते हैं मूल संविधान का अनुच्छेद था 326, यानी बाद में नहीं जोड़ा गया है, पूर्व से ही है जब निर्माण हुआ है संविधान का। तो अनुच्छेद 326 में मताधिकार की बात कही या ये बताया गया, और इसमें जो आयु थी, न्यूनतम आयु, है ना, मत देने की न्यूनतम जो आयु रखी गई थी, वो रखी गई थी 21 बरस। कितनी थी, 21 बरस रखी गई थी। लेकिन बाद में आवश्यकता पड़ने पर, जब आवश्यकता इस चीज की पड़ी, तो संविधान में संशोधन किया गया, और वो संविधान में संशोधन था वो 61वें नंबर का था, है ना। तो इसको 61वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, इसके द्वारा 1989, ठीक है ना, 61वां संविधान संशोधन 1989, जो सरकार थी, अब राजीव गांधी उनकी सरकार थी,
तो उस समय ये संशोधन लाया गया था या संशोधन किया गया, और ये मताधिकार की जो न्यूनतम आयु है इसको कम करके कितना कर दिया, 18 वर्ष कर दिया। ठीक है ना, कितना कर दिया, 18 वर्ष कर दिया, और वर्तमान में यही है आयु। ठीक है ना, कितनी, 18 वर्ष ही है। अगर आपको एक चीज और बता दूं कि आप ये कहा जाए कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद या कौन सा अनुच्छेद था जिसमें जो संविधान निर्माता है उन्होंने एक मत से स्वीकार कर लिया, यानी कोई विवाद नहीं हुआ, ऐसा कह सकते हैं, तो वो अनुच्छेद 326 है, वयस्क मताधिकार वाला। इस पर कोई विवाद नहीं हुआ था, है ना, ये नहीं हुआ था नहीं ये करना वो करना, इसमें ये चीज होनी चाहिए वो चीज होनी नहीं, सभी ने एक मत से स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई 21 वर्ष है तो 21 वर्ष। ठीक है, तो यह है मताधिकार, वयस्क मताधिकार। आपको पता है हमारे यहाँ वोट डालने का अधिकार कब हो जाता है, 18 वर्ष का हुआ, आप मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं, वोट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यह है मताधिकार, वयस्क मताधिकार। इसके बाद में नागरिकता, हमारे भारतीय संविधान की जो विशेषता है वो है एकहरी नागरिकता। कौन सी, एकहरी नागरिकता। एकहरी नागरिकता का मतलब समझते हैं, एकहरी का मतलब एक नागरिकता, यानी आपको 2 या 3 या 4 नागरिकता प्राप्त नहीं, आपको ओनली सिंगल सिटीजनशिप, नागरिकता प्राप्त है। आप केवल भारतीय हैं, इंडियन हैं। आप कोई ये कहे कि साहब मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मैं यूपी का हूं और भारत का हूं, यानी कि मेरे को यूपी की नागरिकता अलग मिली हुई है, भारत की अलग नागरिकता प्राप्त हुई है, या हम ये कहें कि भाई हम राजस्थानी हैं, हमारी राजस्थान की नागरिकता अलग है और भारत की नागरिकता हमें दूसरी वो अलग मिली हुई है, तो ऐसा नहीं है। अगर ये 2 नागरिकता मिलती तो वो दोहरी नागरिकता हो जाती, लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, कैसा, तो देखते हैं कि आप जब कभी, देखो मैं आपके लिए उदाहरण देता हूं कि आप जब फॉर्म कोई वैकेंसी आती है, आप किसी वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन आता है नागरिकता, सिटीजनशिप आता है भरने के लिए आपको, तो उसमें क्या लिखता है, क्या कोई राजस्थान का है तो कोई राजस्थानी भरता है, क्या यूपी का है वो उत्तर प्रदेश भरता है, क्या बिहार वाला बिहारी भरता है, नहीं भरता है, क्या भरता है, इंडियन या भारतीयता। तो एक ही नागरिकता भरी जाती है, या तो केवल वो भी किसी अपने देश की नागरिकता यानी भारतीय नागरिकता ही भरी जाएगी, यानी कि साहब में राजस्थानी तो राजस्थानी भरता नहीं, फिर तो डबल हो जाएगी, आपकी दोहरी नागरिकता हो जाएगी। तो इसी को कहते हैं एकहरी नागरिकता। ठीक है ना, ओनली हम कौन है, इंडियन है, भारतीय है। ठीक है, ये हमारी नागरिकता की पहचान है। लेकिन आपको पता है जैसे जम्मू कश्मीर था, उसकी दोहरी नागरिकता थी, जो 370 वगैरह अनुच्छेद उसके तहत दी हुई थी, स्पेशल व्यवस्थाएं की हुई थी, वहां जरूर दोहरी नागरिकता थी। वहां के जो नागरिक थे वो जम्मू कश्मीर के नागरिक थे और भारतीय भी नागरिक थे, उनको दोनों नागरिकताएं प्राप्त थी, अपने राज्य की भी थी और देश की नागरिकता भी प्राप्त थी, लेकिन वो अब खत्म कर दिया। ठीक है, तो एकहरी नागरिकता है ना। अगर नागरिकता की बात करें तो अनुच्छेद 5 से 11 तक संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है, यानी उसमें बताया गया है कि नागरिकता आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से आप पंजीकरण से या आप अप्लाई करके या निवास के आधार पर या माता पिता के आधार पर, जन्म के आधार पर, है ना, जैसे भी है वो नागरिकता से संबंधित बातें हैं, किस प्रकार आप भारतीय नागरिक बन सकते हैं। तो उस नागरिकता की बात हम और स्पेशल करेंगे, एक चैप्टर लेके अलग से ही कि नागरिकता क्या है, भारतीय नागरिकता के लिए क्या क्या प्रावधान है, किस तरह से ले सकते हैं, कौन कौन से संविधान में यानी कि कानून लाए गए थे बाद में, जैसे 1955 में वगैरह जैसे भी आए हैं, 76 में भी, तो ऐसे करके जो संशोधन आए हैं नागरिकता से संबंधित 92 में भी आया है, तो उनकी हम स्पेशल चर्चा करेंगे अलग से एक पार्ट में। तो दोस्तों ये मुख्य विशेषता थी जो हमने बात की थी संविधान की, जिसमें आपके गणतंत्रात्मक है, लोकतंत्रात्मक है, संसदात्मक व्यवस्था है, उसके बाद में वयस्क मताधिकार है और एकहरी नागरिकता है। ये इस भारतीय संविधान की विशेषता थी। और भी बात करें मुख्य विशेषता यही है, बाद में देखेंगे और अगले नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। थोड़ा सा दोस्तों समय ज्यादा लग गया था, बीच में ऐसे ही इमरजेंसी वर्क था, वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से हम वीडियो नहीं शूट कर पाए। तो दोस्तों अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर करवाएं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें हमारा चैनल जीके विद एमएस दिवाकर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।